जनाब चेयरमैन साहब मंदसले शीन करे सर्दियों का मौसम निकल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, फिर से बाहर आएगा। जब मैं बजट की तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ था तो कुछ ऑनरेबल मेंबरों को लगा कि शायद मैं ज्यादा पेसिमिस्टिक था, तो मैंने सोचा इस बार एक अलग ही अंदाज में शुरू करूं, क्योंकि वाकई जिस तरह बाहर शुरू हो रहा है तो क्या उस हिसाब से अंदर भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ चीजें बदलेंगी नहीं। तू मैं शोर शराबा इल्जामात, अब ये हमारा कसूर नहीं है कि उस ऑनरेबल मेंबर का एक ही जीता और जीते होते वक्त और मिलता, अब इकलौता है, बीच बीच में बोलने का वक्त नहीं मिलता, तो चलिए अगली बार एडजस्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं दावे से आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, हम वो लोग नहीं हैं जो किसी भी मुद्दे पर बात करने से डरे, किसी भी मुद्दे पर। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने कभी भी किसी भी सवाल का सामना करने से इनकार नहीं किया। हम वो लोग नहीं हैं जो इंटरव्यू से पहले सवाल मांगे, हम वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ अपने चाहे हुए जो है मनपसंद लोगों को जो है मिले। हम वो है जनाब जो सबसे सब सवाल पूछे, हम उनके सामने बैठ के जो है सवाल का जवाब देते हैं। एक रिवायत सी बन गई है, मैं अपनी तकरीर जो है किसी न किसी तरह मनकोटिया साहब की किसी बात से शुरू कर लेता हूं। मैंने इस बार चाहा था कि सिस्टम चेंज हो और मनकोटिया साहब की तकरीर के बाद मैं उसका जवाब दूं, लेकिन वो उस वक्त हाउस में मौजूद थे नहीं और पीठ पीछे में बात करना नहीं चाहता था। इन्होंने अपनी तकरीर की शुरुआत में कहा कि, क्योंकि मैंने इससे पहले कहा था कि शायद क्रिकेट खेलने आए थे, फुटबॉल खेला या फुटबॉल खेलने आए थे, क्रिकेट खेला, जो भी था। इन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन से पहले पेस बॉलिंग करता था, अब स्पिन करता हूं। सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समझदार कप्तान, समझदार खिलाड़ी वो है जो हालात को देख के जो है अपने खेल के तरीके को बदलता है। मैंने गेम नहीं बदला, मैंने गेम नहीं बदला, मैं आज भी वही सफेद क्रिकेट के कपड़ों में हूं। तेज बॉलिंग कर रहा था क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पिच थी, थोड़ा पेस का फायदा हुआ तो पेस किया। अब बीसीसीआई के स्पिन वाले पिच पे खेल रहा हूं, अब स्पिन कर रहा हूं। मकसद यही है गेम नहीं खेला था। हम वो लोग नहीं है जो शुरुआत फुटबॉल से कर रहे हैं, फिर खात्मा जो है किसी और खेल से करे। क्रिकेट खेलने के इरादे से आए हैं, ऊपर वाले की चाहत पड़ी तो मैच जीत के ही यहां से अब मेरी एक परेशानी ये बन गई है कि बात करूं तो किस अंदाज में करूं, क्योंकि अगर देखा जाए सियासी तकरीर मैंने एलजी साहब के खुतबे के डिस्कशन के बाद जो जवाब दिया, सियासी बात मैंने की, बजट के हवाले से बात जो करनी थी वो बजट की तकरीर में की। अब तो वैसे मुझे सिर्फ ग्रांट्स पे बोलना था, लेकिन ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से कुछ ऐसी बातें आई, मुझे स्पीकर साहब ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब तकरीर यहाँ तैयार करके आना फजूल है, कोई मतलब कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि आखिर
कहा है, ज्यादातर इनकी बातें जो है 2-3 इशू पे आए। एलओपी साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, मुश्किल से एक आध चीज, वो भी ग्रांट्स के हवाले से नहीं, बजट के हवाले से, जिसका मैंने पहले जवाब दिया। ऑनरेबल मेंबर जो है, खासकर वो जिनका पहला सवाल लगता है। पिछले दिनों आपके ऑनरेबल एक मेंबर थे जिनका पहला सवाल मिस हुआ क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे थे। आज बड़े सरदीन भट्ट साहब का सवाल मिस हुआ, वो भी ट्रैफिक में फंसे होंगे, नहीं पहुंच पाए। ये हाल। हमारी कोशिश है कि शहरों को डिकंजेस्ट किया जाए। टाउनशिप के हवाले से हम बात करते हैं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई टाउनशिप का प्रपोजल नहीं आया है, मैंने गलत नहीं कहा। फिलहाल मिनिस्ट्रियल लेवल पे टाउनशिप को कोई भी प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नहीं आया है, लेकिन जब आएगा उस पर हमें गौर करना होगा। हम जब टाउन सिटीज को डिकंजेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को लेंगे कहां? जो शहर खास के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, जो पुराने जम्मू शहर के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर है, वो बार-बार कहते हैं ना, एक घर में 4-4, 5-5 फैमिलियां, इनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा। तो टाउनशिप को लेके जब ये बवाल पैदा होता है ना, पता नहीं किसको बसाएंगे, अपने लोगों को बसाएंगे, बाहर से किसी को बसाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा है, जिस तरह आपने जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त मुझे याद है ऐलान हुआ था, न्यू श्रीनगर, न्यू जम्मू, ग्रेटर श्रीनगर, ग्रेटर जम्मू। उस वक्त जब शहर को डिकंजेस्ट करने का प्रोग्राम था, वही हमारा प्रोग्राम है। हमारा भी यही इरादा है कि हम नए सैटेलाइट टाउनशिप्स, नए रेजिडेंशियल कॉलोनियां, ये हम कायम करें ताकि ये शहर जो है इनको हम बचा पाए। नहीं तो ये फटने पे आए हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जो है हम पहुंच नहीं पाते, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। कूड़ा कचरा इतना जमा होता है, उसका सही डिस्पोजल नहीं होता। कोई मौका नहीं ऐसा जब हमारे मुबारक साहब उठते अक्षण की बात नहीं करते। वो दूसरी बात है कि जब अक्षण को डंपिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया था, तब वहां कोई आबादी थी नहीं। आबादी उसके बाद बसी वहां पे, ये जानते हुए कि वहां डंपिंग साइट है। लेकिन अब वो हमारे लिए एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम बन गया है। हमें ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, सीवरेज, ड्रेनेज, जरा सी बारिश हो जाती है, पानी जमा हो जाता है। और वो जगह, अब देखिए, अब स्मार्ट सिटी के तहत मौलाना आजाद रोड, अभी हम वापस जा रहे हैं मई में, आप लोगों का आना जाना रहेगा। मौलाना आजाद रोड में स्मार्ट सिटी के तहत दोनों साइड हमने फुटपाथ डाले, कहीं पे भी ड्रेन नहीं, सारा पानी सड़क पे जमा हो जाता है। फिर क्या फायदा? यही जम्मू में हाल, जरा सी बारिश हो जाती है, हमारा शहर जो है फटने पे आ जाता है। तो कोशिश है हमारी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत कि शहरों को एक प्लान तरीके के तहत जो है हम डिकंजेस्ट करें। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ के हवाले से जो कटमोशन आपने मूव किए, उनके जवाब हमें दिए। हमारी तो यही कोशिश है कि जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनका अकोमोडेशन ठीक तरह से बने, जहां हैं उनकी ठीक तरह से मरम्मत हो, उनका देखभाल ठीक तरह से हो। बीच बीच में खासकर जब्ती को लेके कुछ शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों को बीच बीच में दूर करने की कोशिश की जाती है। नए फ्लैट्स, नए अकोमोडेशन जो हैं, जो अभी इन प्रोसेस हैं, उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जो हमारे बाकी रेफ्यूजीज वगैरह हैं जिनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो है उनको मिलना जो है वो मिलता रहेगा। कल्चर के हिसाब से आखिरकार कल्चर बचाना जो है कि हमारी सबसे बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये विरासत में मिला है। जम्मू का अपना कल्चर, कश्मीर का अपना। एक फेज के तहत अभी हम 33 हेरिटेज साइट्स जो हैं उनको रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं। इसमें लगभग कोई 65 करोड़ जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। कश्मीर में गणपतिया टेम्पल, खानका सोख्ता, राम मंदिर, सफा कदल, सेंट मेरीज चर्च, गुलमर्ग, हमारे कई सारे सूफी श्राइन्स हैं, उनको लेके इनके रेस्टोरेशन का काम। जम्मू डिवीजन में जो मेन काम हो रहे हैं वो गुरुद्वारा सुंदर सिंह पे है, जसमेरगढ़ फोर्ट पे है, जगन्नाथ टेम्पल पे है, डेरा बाबा जी के जो बेदिंग घाट्स हैं वहां पे है। और ये फर्स्ट फेज का काम हो जाएगा
तो उसके बाद 73 एडिशनल साइट्स हम सेकंड फेज में लेने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो बाद में लगभग तो 160 करोड़ का वो प्रोजेक्ट होगा, ताकि और जो हमारे कल्चरल और हेरिटेज साइट्स हैं उनको हम बचा पाएंगे। मुबारक मंडी की बार बार यहाँ पे बात आती है, तो मुझे अफसोस इस बात का है कि मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल हुआ नहीं। ये शायद अगर मेरी याददाश्त सही है, ये गुलाम नबी आजाद साहब के वक्त में शायद शुरू हुआ, फिर हमने इसको आगे किया। उम्मीद तब थी कि इस 10 साल के अरसे में जब यहाँ हम ना आप थे ना हम थे, ये मुकम्मल होगा, लेकिन अभी भी इस पे काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम कंप्लीट करें, क्योंकि वाकई ये हमारा एक सिंबल है, न सिर्फ जम्मू शहर का बल्कि जम्मू कश्मीर का, ये हमारी हिस्ट्री का एक सिंबल है। और इसके लिए अगले साल जो 7 करोड़ रुपए रखे गए हैं, कोशिश की जाएगी कि अगले 3 साल के अंदर मतलब इस हुकूमत के टर्म के अंदर मुबारक मंडी का सारा काम जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। डिजिटलाइजेशन उसका भी मैंने प्रमोशन के तहत जवाब जो है वो हाउस तक पहुंचा दिया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैं ज्यादा जिक्र करूंगा नहीं, सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारियां थी वो अब है नहीं, और ये काफी हैरानगी की बात है, क्योंकि मैं प्लानिंग मिनिस्टर रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार बना, और मैं अब मुझे लगता है कि उस वक्त क्या सोच के किया मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन ज्यादातर प्लानिंग के फंक्शन जो है वो फाइनेंस को ट्रांसफर हुए। अब खुशकिस्मती से मैं दोनों टोपियां पहनता हूँ, मैं प्लानिंग का मिनिस्टर भी हूँ, फाइनेंस का भी हूँ, तो अगर मैं कहीं इनमें कोई छेड़छाड़ करूँ तो कोई मिनिस्टर मेरे से नाराज नहीं होगा, वो ये नहीं कहेगा कि आप मेरे पावर्स दे रहे हो किसी और को दे रहे हो। मैं अपने ही पावर्स किसी एक डिपार्टमेंट से लेके दूसरे डिपार्टमेंट को शिफ्ट करूंगा, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। प्लानिंग डिपार्टमेंट का अपना एक अपनी आइडेंटिटी थी, एक अपना प्लान था, एक अपना उसकी वजह। प्लान डिपार्टमेंट would make the plans. फाइनेंस डिपार्टमेंट्स जॉब वाज टू फाइनेंस द प्लान्स। अब जो लोग फाइनेंस कर रहे हैं अगर वही प्लान भी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें, और फिर मॉनिटरिंग, प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम न सिर्फ प्लान बनाना था बल्कि उसके बाद प्लान के एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करना। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया था प्लानिंग के फंक्शंस को फाइनेंस में शिफ्ट करने के, इसको हमें दोबारा जो है रिव्यू करके इसको दुरुस्त करना होगा। हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल को लेके बात आई, ना मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि स्टेट गेस्ट पे कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि हम सब करते हैं। इससे पहले हुकूमतों ने भी स्टेट गेस्ट पे खर्चा किया, मैं करूंगा, अगले जितने टाइम तक मैं यहाँ पे हूँ मेरे बाद जो हुकूमतें होंगी वो भी करेंगे। और जिस तरह मीर फयाज साहब ने कहा, हम तो मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा किसने कितना खर्च किया, जितना किया चलो किया। लेकिन मुझे अफसोस, और इसी हवाले से पिछले दिन हाउस में भी बात हुई कि जो हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर था खासकर जम्मू कश्मीर के बाहर, वो रहा नहीं डिवीजन के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अलग होने के बाद, और इसका खमियाजा हम सब भुगत रहे। इससे पहले अगर आप चंडीगढ़ जाते थे वहाँ रहने की जगह थी, आप मुंबई जाते थे वहाँ एडवर्ट में हमारा अपार्टमेंट था, वहाँ कमरे थे, जब आप दिल्ली जाते थे वहाँ चनकियापुरी में ए ब्लॉक में हमारे कमरे होते थे। अब चलिए, हुआ सो हुआ, जो प्रॉपर्टियां गई उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम जो हमारे पास है उनको अब हम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चंडीगढ़ का वो मकान गया हमारे पास, जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा, सेक्टर 17 में हमारे पास एक स्ट्रक्चर था कमर्शियल, उसके लिए हमने इजाजत लेके उसका यूज जो है बदल दिया है। अब वहाँ चंडीगढ़ के वो सेक्टर 17 में अब उसको एक स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, और लगभग 13 करोड़ रुपए वहाँ जो है वो पेशेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, ऑनरेबल एमएलएस जो बाकी यहाँ से जाएंगे उनके इस्तेमाल के लिए होगा। इसी तरह दिल्ली में चनकियापुरी में जगह कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पृथ्वीराज रोड में जगह अभी काफी है। हेरिटेज स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको कोई छू नहीं सकता, ना कोई इसको कोई छूना चाहता है, लेकिन उस हेरिटेज स्ट्रक्चर के पीछे भी हमने काफी कुछ बनाया है। जिन लोगों ने पृथ्वीराज रोड का पीछे हिस्सा देखा अमृता शेरगिल मार्ग के पास,
आपने वहां पे देखा होगा, हमने टेम्पररी स्टेट बनाए, हमने वहां पे गेट हाउस बनाया, हमने वहां टेंट लगाए, कार पार्किंग है, वो सारा कुछ जो है हम एसिमुलेट करके एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है हम कंसीव करना चाहते हैं, ताकि उसमें रेस्टोरेंट, हॉल, कमरे, स्वीट्स, ताकि रहने के लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन जगह हो। नहीं तो चरकियापुरी में जो है रहने की कोई खास वहां पे अरेंजमेंट है नहीं। राजा की मार्ग का एक पुराना इशू है और ये भी हमारी पहचान है। The original कश्मीर हाउस इज राजा की मार्ग। ओरिजिनल कश्मीर हाउस जो है वो पृथ्वीराज रोड नहीं है। हम कहते हैं इसको जम्मू कश्मीर हाउस, लेकिन अगर आप देखें महाराजा साहब का जो एम्ब्लम है वो राजा जी, वो पृथ्वीराज रोड पे नहीं, वो राजा जी मार्ग के मेन बिल्डिंग पे है। अब बदकिस्मती से वो बिल्डिंग जो है वो फौज के इसमें कंट्रोल में, हमारी लाख कोशिशें रही, हम उसको खाली नहीं कर पाए। अब बीच बीच में आप लोगों ने ये कहा कि अच्छे काम में आप हमारे साथ हो ना। राजा जी मार्ग को खाली करने से मुझे या ट्रेजरी बेंचेस को अकेले फायदा नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, इसको महाराजा साहब की विरासत की समझनी चाहिए। इसमें आप हमारी मदद करके फोर्सेस से ये खाली करवाएं, ताकि एक अलीशान जम्मू कश्मीर का एक वहां पे हम बना सके, जिस तरह राजस्थान ने किया है इंडिया गेट के आसपास। जैसे कोई हाउस है वहां इंडिया गेट के आसपास जो राजस्थान में डेवलप किया है, हम भी कर सके। लेकिन उसके बावजूद जो वहां थोड़ी बहुत जमीन हम कब्जे से खाली कर पाए हैं, उसको हम इस्तेमाल करेंगे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए। द्वारका वगैरह के हवाले से मैंने इससे पहले बात की। एस्टेट्स को लेके हमारी कोशिश है कि सरकारी जो हमारे मुलाजिम हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए अल्टरनेट अकोमोडेशन कायम की जाए। इसमें वर्टिकल जाना बहुत जरूरी है। अब हॉरिजॉन्टल की गुंजाइश है नहीं। और इस तरह के मिसाल आपको दिल्ली शहर में मिलते हैं, जहां मोती बाग को न्यू मोती बाग बना, अंसारी नगर क्या ना, वो एम्स के पास एम्स के पास, वहां पे भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बने। मेरा मानना है कि चाहे जम्मू में हो चाहे श्रीनगर में हो, जहां जहां हमारे सिंगल स्टोरी, टू स्टोरी के गवर्नमेंट अकोमोडेशंस हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके उनको डिमोलिश करके हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है अपने ऑफिसर्स और अपने स्टाफ के लिए बनाने होंगे। इसी के साथ साथ जहां पे गुंजाइश होगी वहां पे ऑनरेबल एमएलएज और मिनिस्टर्स के लिए बेहतरीन अकोमोडेशन, क्योंकि आज अकोमोडेशन की बहुत सख्त कमी है। अफसोस मुझे इस बात का भी है कि इसमें भी हम फिलहाल जिस तरह हमें ये मकान खाली करने चाहिए थे, हम नहीं कर पाए। आप में से कई सारे ऑनरेबल एमएलएज हैं जिनको हमने मजबूरन कहा कि आप प्राइवेट अकोमोडेशन ले लीजिए। यहाँ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं जो अपने एंटाइटलमेंट से नीचे हैं। यहाँ कुछ ऐसे हैं जो अपने एंटाइटलमेंट से ऊपर मकान में रह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एंटाइटलमेंट है नहीं, लेकिन वो मकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब कोशिश की जा रही है कि हम इसमें डिसिप्लिन लाएं। कोशिश की जा रही है कि नए जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के मकान जो है वो तैयार करें। लेकिन इसमें भी हमें जो है एहतियात करना होगा, इस लिहाज से कि कभी कभार डीपीआर बनाने में हम पता नहीं क्या कर जाते हैं। अब जो हम हाउसिंग एम्प्लॉइज के लिए बना रहे हैं श्रीनगर के नजदीक, हैरान हुआ मैं पढ़ के, सुपर स्ट्रक्चर तैयार है तो डीपीआर के तहत प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। कैसे? क्योंकि डीपीआर में हमने ना पावर का अरेंजमेंट रखा है ना पानी का। अब खुदारा मुझे बताइए ना, ये कौन सा अक्लमंद है जिसने डीपीआर फ्लैट्स के बनाए बिना पावर और बिजली के, बिना पावर और पानी के? कौन जाएगा उनमें रहने के लिए? हाँ, सरकारी मुलाजिम से कहेंगे ना ये आपका फ्लैट है, ले लीजिए, लेकिन ना इसमें पानी है ना बिजली है। तो डीपीआर बना कैसे? लेकिन पास भी हुआ, बिल्डिंग भी बनी। अब वो बिल्डिंग तैयार है हमारे अलग नए सिरे से, उसके पानी का डीपीआर, उसके बिजली का डीपीआर। आगे जाके जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम उठा लेंगे, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के कॉलोनीज
चाहे हमारे एमएलए वगैरह का हो, इसमें हम खास ख्याल ये करेंगे कि डीपीआर जो है वो कंप्लीट हो और कोई इस तरह की गुंजाइश जो है वो ना रहे कि काम जो है वो अधूरा हो। सिविल एविएशन के हवाले से कुछ ज्यादा कुछ कहना भी नहीं है, महकमा छोटा है, लेकिन आज सुबह एक ऑनरेबल मेंबर के कट मोशन के हवाले से बात आई और ऑपोजिशन बेंचेस ने रिएक्ट किया। हम किसी पे सवाल या निशान नहीं उठा रहे हैं, जिम्मेदारी इस हाउस की है। आप अगर पैसों के बारे में जो है जानना चाहते हो, पैसों के इस्तेमाल के बारे में जानना चाहते हो तो ठीक है, नहीं जानना चाहते तो कोई मुझे क्या है। वहां से सवाल आया, सवाल का हमने जवाब दिया और जवाब ये था कि 3 साल में हमने कोई 15 करोड़ जो है वो चार्टर प्लेन्स पे खर्च किए, इतना ही। हमने कोई इसमें सियासत नहीं की, हमने किसी के ऊपर सवाल या निशान नहीं उठाया, लेकिन महकमे को लेकर मैं शिकायत जरूर करूंगा। ये चार्टर हमने तब इस्तेमाल किए जब हमारा जहाज यहाँ बैठा हुआ था। और क्यों बैठा? मैं ये मानता ही नहीं हूं कि ना हमारे पास पायलट नहीं था इसलिए। पायलट तो किराए पे मिलते हैं। अगर आप फुल टर्म लगाना नहीं चाहते हो, 1 महीने के लिए आपको पायलट मिलते हैं। पिछले दिनों हमारा हेलीकॉप्टर का पायलट जो है वो छुट्टी पे था। हमने टेम्पररी पायलट यहाँ जब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब आए, हमने हफ्ते के लिए पायलट रखा, उसने हमारा जहाज चलाया। और जो जहाज हमने खरीदा था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खरीदा, अपने टैक्स के पैसों से खरीदा, हमने 5 साल उसको बाहर जम्मू एयरपोर्ट पे सजा के रखा। आप सबों ने देखा होगा जब आप वहां से उड़े और वापस आए। लापरवाही, मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन सरासर लापरवाही। क्या जरूरत थी उसको खुलेआम बाहर धूप में रखने की? अगर नहीं इस्तेमाल करना था उसको, जो मॉथबॉलिंग कहते हैं, उस हिसाब से उसको पार्क किया जाता है, ये समझते हुए कि इसको अब काफी अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। श्रीनगर पहुंचाते, हमारा हैंगर है वहां एयरपोर्ट पे, उसके अंदर रखते, कम से कम मौसम से तो बच जाता। आज भी हमें पता नहीं है कि कितने करोड़ हमें खर्चाने पड़ेंगे इसको दोबारा एयरवर्दी बनाने के लिए। उसके बाद क्या हम बेचेंगे, चार्टर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो तो तब की बात। लेकिन आज तो हमें ये भी नहीं मालूम कि इसको दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। ये तो कम से कम लोगों के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। माने कि कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई है और उस गलती को अब हमें जो है सुधारना पड़ेगा। हेलीपैड्स के हवाले से बीच में यहाँ बात आई है, जम्मू एयरपोर्ट एक्सपेंशन के हवाले से मैंने अपनी तकरीर में बजट में भी बात की थी, तो मैं उसमें ज्यादा गहराई से जाऊंगा नहीं। शायद ही हमारे 50 ऑनरेबल मेंबरों ने जिन्होंने तकरीर की, किसी एक मेंबर ने भी टूरिज्म का सेक्टर टच नहीं किया। हर ऑनरेबल मेंबर ने टूरिज्म के हवाले से बात की और ये कहा कि उनके इलाके में टूरिज्म का पोटेंशियल है। हर इलाके में शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टूरिज्म की गुंजाइश है, लेकिन उस गुंजाइश को एक्सप्लॉइट करने के लिए पहले तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और हमें यह भी मानना होगा कि हर कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां टूरिस्ट जाना पसंद करेंगे। और पता नहीं स्पीकर साहब आपने आजमाया या नहीं, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि हर किसी को लगता है कि हमारे इलाके में टूरिज्म का इलाज गंडोला है। कितने ऑनरेबल मेंबरों ने गंडोला मांगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कहना मैं अपनी मजबूरी और जिम्मेदारी समझता हूं, गंडोला टूरिज्म का इलाज नहीं है। ये मत सोचिए ना कि हम गंडोला बनाएंगे तो खुद ब खुद टूरिस्ट मार्ट टूट के आएंगे। हमने गंडोला ऐसे भी बनाए जिनमें लोगों को बिठाना हमारे लिए मुश्किल था, नहीं चले। हमने यही समझ के, श्यामलाल जी और सलादिया साहब गवाह हैं, यही समझ के हमने यहाँ जम्मू में गंडोला बनाया। कितना चला? मुश्किल से। मैं हफ्ते में एक बार दिन देखता हूँ जब वो एक सेक्टर चलता है, दूसरा सेक्टर तो चलता ही नहीं। गंडोला इलाज नहीं है। अलग इलाकों की अलग जो है खासियत है, उनको डेवलप करना होगा।
जम्मू के लिए कम करना पड़ेगा। जम्मू में एडवेंचर टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म, मैं बार बार कहता हूं। और ये जो इल्जाम लगता है कि ना हम टूरिज्म के लिहाज से भेदभाव कर रहे हैं, जम्मू में टूरिस्ट ज्यादा है, कश्मीर में कम है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, टूरिज्म जो है वो ज्यादा कश्मीर और जम्मू के पहाड़ियों में गया है। जम्मू को पिलग्रिम मिलता है। जम्मू को अगर हमें टूरिज्म डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें पिलग्रिम टूरिज्म डेवलप करना होगा। उसके लिए हमें सर्किट बनाने होंगे। उसके लिए मेरा इरादा है तो आप ऑनरेबल मेंबर्स के साथ बैठ के आपके मशवरे के तहत, क्योंकि जो आपके तीर्थ स्थान हैं, जो आपके होली पिलग्रिमेज साइट्स हैं, उनके बारे में मैं कम जानता हूं, आप ज्यादा जानते हो। मैं आपके साथ बैठ के 2-3 ऐसे सर्किट बनाना चाहता हूं जिनको हम फिर प्रमोट कर सके, ताकि माता वैष्णो देवी के यात्री जो है उनको जब आए तो उनको पता हो कि ये जगह है जहां हम जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो एक दिन आए, दर्शन करें और चले जाएं। तो ये हमारा इरादा है। नए डेस्टिनेशंस स्प्रेड के तहत हम डेवलप करना चाहते हैं। विंटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, बॉर्डर टूरिज्म। आज एक नया हमारे ऑनरेबल मेंबर जो है उन्होंने एग्री टूरिज्म के हवाले से बात की। तो एग्री टूरिज्म का मैं पहली बार कॉन्सेप्ट सुन रहा हूँ। बैठूंगा उनके साथ, समझने की कोशिश करूंगा। शायद ये आरएसपुरा की बात और हमारे वो मशहूर बासमती वगैरह उसके आसपास की बात कर रहे हैं, करेंगे ना, बाकी बैठेंगे आपके साथ और देखेंगे क्या कर सकते हैं हम टूरिज्म के हवाले से। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक महकमा है जिसको मैं संभालता हूं। एडवर्टाइजमेंट्स को लेके बीच बीच में शिकायतें आती हैं। एक पिक एंड चूज पॉलिसी जो है वो अपनाया जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए। मैं कम से कम इस हुकूमत की तरफ से स्पीकर साहब इस हाउस को अश्योर करना चाहता हूं कि हमारे तरफ से एडवर्टाइजिंग के मामले में कोई पिक एंड चूज, कोई भेदभाव नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है हम एडवर्टाइजिंग जो है अखबारों में बांटेंगे। लेकिन एक चीज का पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलो कह ही देता हूं। वो अखबार जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के एडवर्टाइजिंग पे जिंदा रहते हैं, अखबार का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए काम करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, अखबार हैं, वो खुद कफील बने। हम एडवर्टाइजिंग के तहत उनका हाथ पकड़ेंगे। लेकिन ये जो मशहूरी हो अखबार, जिसको मूड आया अखबार खुला, और फिर क्या हो जाता है कि वो अखबार सिर्फ या मुफ्त कॉपियां बाहर बांटी जाती हैं, टेबल पर डाले जाते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं होता। उस अखबार का क्या फायदा? वो अखबार जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के प्रेस नोट फ्रंट पेज पे छापे, वो अखबार जो सिर्फ ये कहेगा मैंने आपकी तस्वीर फ्रंट पेज पे डाल दी, वो अखबार नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रेस नोट है। लेकिन तब भी सर्कुलेशन के तहत और उस अखबार की अहमियत के तहत हम एडवर्टाइजिंग जो है उनको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से दे देंगे। एक्रेडिटेशन के हवाले से बीच बीच में शिकायत आती है कि एक्रेडिटेशन का जो है एप्लीकेशन हुआ है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अभी तक जो हमारे पास एक्रेडिटेशन के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, जिनको या तो रिजेक्ट किया है या उन पर फैसला नहीं हुआ है, मैंने डिपार्टमेंट को वाज़ेह हिदायत की है कि उन तमाम केसेस को एक बार फिर रिव्यू करके उनके एक्रेडिटेशन का काम जो है वो कर दिया जाना चाहिए। और अगर कहीं पे एप्लीकेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी हो या कोई कमी हो, एप्लीकेंट को बुला के उनको समझा के कि आप ये डिस्क्रिपेंसी है, इसको दूर करें। दूर करने के बाद जो है उनका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। मैंने अपनी तकरीर के दौरान प्रेस क्लब के हवाले से बात की थी और मैं आज भी उस बात को दोहराऊंगा। हम कश्मीर श्रीनगर में, क्योंकि जम्मू का प्रेस क्लब ठीक ठाक चल रहा है यहाँ कभी ब्रिज के पास, श्रीनगर के प्रेस क्लब को
बदकिस्मती से एक सियासी रंग दिया गया है। वहाँ एक प्रेस क्लब था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पता नहीं किस वजूहात की बुनियाद पे उस प्रेस क्लब को रद्द करके एक पैरेलल प्रेस क्लब जो है कायम की गई। अब हमारा ये मानना है कि प्रेस क्लब एक ही होना चाहिए और उस प्रेस क्लब का जो मैनेजिंग कमेटी है वो जम्मू कश्मीर का जो प्रेस है, श्रीनगर का प्रेस, वो तय करे। तो उनसे कहा जाएगा कि वो फटाफट अपने प्रेस काउंसिल का जो है प्रेस क्लब के इलेक्शन करें। जैसे ही उनकी कमेटी बन जाती है उनको एक स्ट्रक्चर देके वहां हम प्रेस क्लब जो है उनका दोबारा काम करेंगे। मैं इस हाउस के जरिए तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सच बोलने पे किसी अखबार वाले, किसी मीडिया वाले को सजा नहीं। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हमसे गलती हो उस गलती को जो है उभारा जाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हम कोई खामी छोड़े उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन ये कि फेक न्यूज यहाँ असली न्यूज के तौर पे फैलाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इनसे ऐसे इतनी ही गुजारिश हो, जहां जहां इनको खबर आए मेहरबानी करके कम से कम एक बार उसको वेरीफाई करने की कोशिश करिए। अगर उसके बाद हम गलत हैं, आप लिखिए जो लिखना है, आप कहिए जो कहना है, लेकिन ये बीच बीच में जो फेक न्यूज को असली न्यूज के तौर पे बेचा जाता है, हमारी मुसीबत ये हो जाती है कि जब तक हम उसको दुरुस्त करते हैं वो अफवाह जो है वो पूरी दुनिया क्रॉस कर गई होती है। अब पिछले दिनों यहाँ शराब के ठेकों के हवाले से सरासर झूठ, स्पीकर साहब उस चीज में एक लफ्ज सही नहीं, लेकिन जिम्मेदार चैनल, अखबार, मीडिया हाउस एक बार भी उन्होंने हुकूमत से ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं। उनके पास मेरे नंबर है, आज वो बीच बीच में किसी न किसी बहाने मुझे मैसेज करते हैं। उस दिन एक ने भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या नाम ये जो आप नए शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहे हो क्या ये दुरुस्त है या नहीं। मैं उसी वक्त उनसे कहता ना कोई नहीं है, उल्टा जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं वो भी हमें बराबर नहीं आए, नए खोलने की तो बात होगी, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, फैलाई झूठी खबर और उसको फिर दुरुस्त करने में हमें वक्त लगा। तो उनसे यही मेरी गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चीज में वो एहतियात करें। जीएडी के हवाले से SRO 43 की जो पेंडेंसी है उसको हम क्लियर कर देंगे। जहां जहां केसेस पेंडिंग हैं उनको फटाफट हम उनको दुरुस्त कर देंगे। रेगुलराइजेशन और CID वेरिफिकेशन के हवाले से कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने जो है खदशात जाहिर किए और सही है इनके खदशात। जब हम CID वेरिफिकेशन के बुनियाद पर लोगों की नौकरियों को रोकते हैं, एक तरफ से हम CID को वेपनाइज करते हैं, उनको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। CID का काम हथियार के तौर पे इस्तेमाल होना नहीं है। और तो और पिछले दिनों फरवरी के महीने में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये बिल्कुल सही, मतलब उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी कि आप किसी के रिश्तेदार को उनके जुर्म के लिए जो है कसूरवार ठहरा नहीं सकते। और जुर्म मैंने किया और सजा मेरे बेटे भुगते, ये कहीं कभी कानून नहीं है। और वाज़ेह तौर से हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस बात को तय किया है, यू कैन नॉट पनिश बी फॉर द क्राइम्स ऑफ ए। CID डिपार्टमेंट के पास ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है बाकायदा है उनके पास, और उनसे कहा जाएगा कि वेरिफिकेशन के मामलों में हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को जो है उसका पालन करना है। तो चारा नहीं। स्पीकर साहब, मैंने इससे पहले भी कहा है हमारी पहचान हमारी जमीन से जुड़ी हुई है।
हमारा मुस्तकबिल हमारी जमीन से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास जमीन नहीं रही तो कुछ नहीं रहा। हमें विरासत में भी, चाहे वो शेर कश्मीर का लैंड रिफॉर्म्स का, मकसद यही था कि हम अपनी जमीन का मालिक जो है वो खुद बने, जमीन हमारी अपनी हो। बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता जो वो निजाम जो है वो खतरे में पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है। मैं जानता हूं कि बढ़ती हुई आबादी के साथ जमीन के इस्तेमाल का बदलाव जो है उसका प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इसमें भी हमें एहतियात करना होगा, थूक थूक के कदम रखने होंगे। स्पीकर साहब, हमारी जो प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आप देखें वो फिगर्स मेरे पास हैं, वो कभी हाउस के साथ शेयर कर दूंगा कि पिछले 5-7 सालों में कितना हमारा एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर हुआ है फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ये हमें से किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। हमारी अगर फूड प्रोडक्टिविटी कम हो गई, हमारा अगर अनाज का पैदावार कम होगा, तो हम और ज्यादा दूसरों पर डिपेंड होंगे। हमारी तो कोशिश रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जमीन जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए हम बचा पाए। एक ऑनरेबल मेंबर, मुझे याद नहीं है किसने, रोशनी के हवाले से बात की और कहा था कि रोशनी एक बेहतरीन स्कीम थी। मुजफ्फर खान साहब से थैंक यू, कि रोशनी एक बेहतरीन स्कीम थी जो जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त लाया। बिल्कुल सही। आप जानते हैं राजा साहब, आप उस वक्त फारूक साहब के काबिना में थे जब इस रोशनी की स्कीम, राजा साहब भी थे, रोशनी की स्कीम जो है उसको शेप दी गई। मकसद ये था कि जो लोग सरकारी जमीन पे लीज लेके बैठे हुए हैं, उन्हें उस लीज होल्ड को फ्री होल्ड में तब्दील करने की इजाजत है। लेकिन उसमें भी जहां तक मेरी जानकारी और याददाश्त सही हो तो उसमें वक्त की सीमा लगी। उसको शायद प्री मिलिटेंसी का उसको एक सीलिंग दी थी, क्योंकि मिलिटेंसी के बाद बहुत दबे हुए थे जमीन के मामलों में, और हम नहीं चाहते थे कि जिन लोगों का गैर कानूनी कब्जा था जमीन पे, वो उस जमीन के मालिक बने। लेकिन उसके बाद जब पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत थी और गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रोशनी स्कीम को बिल्कुल बदल दिया, उस पर वक्त की सीमा हटा दी, और उसी बात का नतीजा था कि हाई कोर्ट में हम उस स्कीम को डिफेंड नहीं कर पाए। आज हम इधर पे ना उधर, जिन लोगों के पास लाइव लीजें थी, जिन लोगों ने रोशनी के तहत उन लीजों को फ्री होल्ड में तब्दील किया, आज ना उनके पास फ्री होल्ड है ना लीज होल्ड है। हमें अपना लीज पॉलिसी जो है उसको दुरुस्त करना होगा, और हमें ये रोशनी की स्कीम जो है किसी ना किसी सूरत में इसको दोबारा लाना होगा। इसका फायदा सबको होगा। मैं जानता हूं कि हमारे ऑनरेबल मेंबर जो उस साइड बैठे हैं, उन्होंने रोशनी के बारे में बहुत बातें की, शायद to do what? Different opinion on this one. कोई नहीं था। Adhikari साहब, who will take your right away from you? We are the last ones who want to take your rights away from you. डिजिटाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह के हवाले से बीच बीच में सवाल आए। मुझे नहीं लगता है कि मुझे हाउस का टाइम उसमें ज्यादा लेने की जरूरत है। सिर्फ इतना कि एक ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड तरीके से इसको मुकम्मल किया जाएगा ताकि पूरी डिजिटाइजेशन जो है वो हो। बिजली के हवाले से हर ऑनरेबल मेंबर ने कहीं ना कहीं बिजली के हवाले से बात की, और जनरेशन के हवाले से जो हमारी पोटेंशियल है उसको पूरा हम एक्सप्लॉइट नहीं करते। कोशिश की जा रही है कि और ज्यादा बिजली की पैदावार जो है उसको बढ़ा दिया जाए। मैंने बजट के दौरान प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जो इन प्रोसेस हैं, जिनको लाना है, और जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसके बारे में मैंने बिलिंग और मीटरिंग के बारे में बजट के दौरान बात की।
तकरीर में मैं एक और चीज के हवाले से बात करना चाहता हूँ। लगभग हर ऑनरेबल मेंबर ने एमनेस्टी के हवाले से बात की और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए पावर एमनेस्टी के हवाले से बात की। पहली बात ये स्पीकर साहब कि मैं इस हाउस को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हम ये एमनेस्टी स्कीम जो है आगे साल के लिए बढ़ाने का फैसला हमने कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि इसमें हमें थोड़ी सी चेंजेस लानी चाहिए। बार बार एमनेस्टी देना भी सही नहीं है, तो मैं बताऊं। जब हम एमनेस्टी देते हैं, हम उन लोगों को सजा दे रहे हैं जो वक्त पे बिजली का बिल भरते हैं। मैं और एलओपी साहब दोनों हमसाए, मान लीजिए अभी है नहीं लेकिन मिसाल के तौर पर ठीक है, हमसाए हैं, ये ईमानदार है, मैं थोड़ा बेईमान हूं, वक्त पे अपना बिजली का बिल भरते हैं, यहां वहां से बजट में अपने घर की कमी करते हैं लेकिन बिजली का बिल वक्त पे भरते हैं। मैं हूं लापरवाह हूं, कभी भरा नहीं भरा बीच में देख लिया, नतीजा ये कि इनके आउटस्टैंडिंग है नहीं, मेरे आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 25,000 इंटरेस्ट वगैरह डाल के 60-70,000। अब एमनेस्टी आ गई, मेरा सारा माफ हुआ, प्रिंसिपल भी कहा मैं किस्तों में दूं, इन पे क्या जरूरत थी? ये तो बैठ के क्या करा, मैंने क्यों भरा, मुझे भरने की जरूरत ही नहीं, मैंने भरा, मुझे सजा, जिसने नहीं भरा उसको इनाम। तो बार बार ये एमनेस्टी जो है हम दे नहीं सकते। तो ये जो, और हम वन टाइम, हम वही कहते थे वन टाइम एमनेस्टी, एंड अब 7वीं बार हम एमनेस्टी दे रहे हैं, तो वन टाइम नहीं 7 टाइम। तो मैं कम से कम इस हाउस में, चाहे मुझे इसके बाद बाहर मार पड़े ना पड़े वो दूसरी बात, लेकिन इस हाउस के टर्म अगले 5 साल, इसके बाद मैं एमनेस्टी जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को नहीं दूंगा। ये एमनेस्टी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पेनल्टी माफ, प्रिंसिपल के लिए भी अब मेरा इरादा है कि हम एक नया एक स्कीम लाएं, जिसके लिए मैं पावर और फाइनेंस वालों से बात कर रहा हूं, जिसमें कि हम इंसेंटिवाइज करें जो उनका जो पेमेंट, जो उनकी जो आउटस्टैंडिंग है, उस आउटस्टैंडिंग को हम इंसेंटिवाइज करेंगे अपने आगे के पेमेंट्स के साथ। जितना वो आगे देंगे उसमें उनको फिर पुराने पे जो है कंसेशन देके पुराना भी हम थोड़ा सा चुकाएंगे और उनको आदत दिलवाएंगे आगे के बिल जो है वो भरने की, ताकि कम से कम इस महकमे को हम थोड़ा क्लीन अप करें और लोगों को हम आदत दें बिजली का बिल भरने की। इसी के साथ मीटरिंग भी जुड़ा हुआ है, जितनी मीटरिंग होगी उतना हम लोगों की मदद कर सकेंगे। तो ये एमनेस्टी स्कीम जो है, इस आज मैं हाउस के हवाले से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद थोड़ी सी हम बिजली बिल भरने का काम है उसमें लास्ट मेन वन, क्योंकि उसके बाद मैं सिर्फ सबका शुक्रिया करूंगा, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कहने के लिए तो मैं न्यू असेंबली कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात करता, जो मेरी उम्मीद थी कि जब हम अंदर आएंगे तो वहां पे काम करेंगे, पता नहीं था कि जहां छोड़ा वहीं रहा, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, फाउंडेशन स्टोन भी हमने नहीं लगाया और इंशाल्लाह वहां पे हम दूसरे का काम भी करेंगे। हमारे कोर्ट्स को, खासकर हाई कोर्ट्स को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोजेक्ट वो हमने शुरू किया है, क्योंकि हमने पाया है कि जम्मू और श्रीनगर हमारे हाई कोर्ट्स में वर्चुअल हियरिंग्स की जो है गुंजाइश है नहीं। कोविड में उन्होंने थोड़ा सा इंतजाम किया था, लेकिन कोविड के बाद वर्चुअल हियरिंग्स का सिलसिला वहां पे बंद हुआ। हम चाहते हैं कि दोबारा हमारे हाई कोर्ट्स में जो है वर्चुअल हियरिंग्स की जो है गुंजाइश हो और फिजिकल जो
जो है हियरिंग्स उसकी अपीयरेंसेस जो है वो कम हो जाए, तो वो हम एक्सपेडाइट कर लेंगे। लेकिन इनमें से किसी चीज पे आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आप ये जानना चाहते हो कि हम कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, ना आप ये जानना चाहते हो कि हम कोर्ट्स में क्या करेंगे, आप जानना चाहते हो कि हम सीडीएफ में क्या करेंगे। अब मैं कहने के लिए तो ये कहूंगा कि कुछ नहीं करूंगा और बैठेंगे, लेकिन वो भी नहीं करूंगा। पहली बात, स्पीकर साहब, एमएलए की तनख्वाहों में हमारी बदनामी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हम इस बात पर मार खा जाते हैं। अब अंदाजा करिए, मैंने इस पर मालूम करने की कोशिश की, शायद 2016 के बाद हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, 15 मान जिन अफसरों का हमारे साथ मतलब प्रोटोकॉल के लिहाज से बराबरी रहती है विद ऑनरेबल एमएलएस, जब हमारी तनख्वाहें बढ़ाई गई थी उस वक्त उनकी भी तनख्वाह 80,000, हमारी भी 80,000, फिर हमारी थोड़ी बढ़ गई, उनकी भी बढ़ी। आज जिनकी तनख्वाह उस वक्त 80,000 थी, आज वो 3 लाख रुपए है। हम वहीं के वहीं हैं, और ये डीए वगैरह उसको छोड़ के सिर्फ तनख्वाह, हम वहीं पे हैं जहां हम 2015 में रहे। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती है, लेकिन तय करने का तरीका भी सही नहीं है। स्पीकर साहब, आपको याद होगा नहीं, पार्लियामेंट में भी ये बात फिर चर्चा का एक मुद्दा बना कि ये एक आर्बिट्ररी सिस्टम है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूं, तनख्वाह बढ़ाने का हमारा पूरा इरादा है, हम बढ़ा देंगे, लेकिन एक मुझे खत्म करने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप फौरी तौर पर एक कमेटी बनाएं हाउस मेंबर्स की, उसमें आप एलओपी साहब को रखें, लीडर ऑफ द मेन पार्टीज को रख लीजिए, कांग्रेस, एमसी, पीडीपी वगैरह, और आप जो पार्लियामेंट का पैटर्न है उसको यहाँ पे लागू करें। पार्लियामेंट के पैटर्न के तहत हर 5 साल ऑटोमेटिकली महंगाई और इन सब चीजों को देख के वहां पे सैलरी डिवीजन का जो है एक सिस्टम बन जाता है। हम क्यों ना 10, 12, 13, 14 साल ठहरे और फिर बदनामी भी करें। आप मेहरबानी करके इस कमेटी को तश्कील करके इनसे कहिए कि वो पार्लियामेंट के पैटर्न पे एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाए जिससे कि सैलरी डिवीजन का फैसला जो है वो एक ऑटोमेटिक तरीके से हो, ताकि हर 5 साल जो है जहां बाकी की तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, वहां एक ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक तरीके से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़े। ये अगर आप करेंगे तो बाकी काम पे हमारा है, मैं पैसा ढूंढ लूंगा और जो तनख्वाह बढ़ानी होगी वो हम बढ़ा देंगे। पेंशन की तनख्वाह के साथ बढ़ेगी, और मुझे पेंशन का ज्यादा फिक्र है। पेंशन का मुझे इतना खास ख्याल था नहीं जब तक हम एक्सएमएलए नहीं बने। एक्सएमएलए बनने के बाद पेंशनों का हमें एहसास हुआ। जो यहाँ पहली बार एमएलए बने हैं ना, उनको अभी इस बात का एहसास नहीं है। हारने के बाद जब जाओगे पूरा करेंगे, वो ज्यादा जल्दी ना हो, लेकिन कभी ना कभी एक ना बैठे चलिए। जब आप रिटायर होके यहाँ से जाओगे तो कभी ना कभी पेंशन पे तो आपको करना होगा, तो उसमें स्पीकर साहब आप पेंशन का भी देख लीजिए। पीए का हम बढ़ा देंगे, पीए का मैं फाइनेंस से बात करके वो बढ़ा सीडीएफ के गाइडलाइंस को लेकर यहाँ पे शिकायत आई और मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी हमें तब्दीली लाने की जरूरत है। सबसे पहले तो फिलहाल ताकि इसको हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें,
मैं डिपार्टमेंट से कह दूंगा कि जो भी एमपी लैड्स के गाइडलाइंस हैं वही एमपी लैड्स के गाइडलाइंस जो है ऑनरेबल एमएलए के सीडीएफ पे लागू हो। उसके बाद अगर कहीं पे इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, कहीं पे इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं आपके साथ बैठ के इसको हम कर लेंगे। और रही बात रकम की बढ़ाना पड़ेगा, शायद इतना नहीं बढ़ा सकता हूं जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि मेंबर पार्लियामेंट जो है उनको 5 करोड़ मिलते हैं, उनके असेंबली हल के 10 और 15 से कम नहीं है। चलिए 5 करोड़ ना सही, मैं आज 3 से 4 करोड़ कम से कम इसको कर देता हूं। उसको टेंडर को दे देता, फिर वो काम नहीं करता। ये विदाउट टेंडर का जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने बात की, मैं शायद पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने 4 करोड़ के काम जो है सारे बिना टेंडर के किए, आप लोग तो बच जाओगे। मेरा नंबर वहाँ ईडी के दफ्तर में आप में से कोई लगाएगा जिसकी मुझे कोई खास शौक नहीं है। अब रही बात जो हम बाकी के लिए, शायद मैंने कहीं पे देखा कि बाकी रियासतों में एक सीलिंग है, कहीं पे 2.5, कहीं पे 3 लाख, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा। मैं डिपार्टमेंट के साथ बैठ के इसके गाइडलाइंस तय कर दूंगा, ताकि कम से कम अगर छोटे काम ही सही बिना टेंडर के हो पाए तो छोटे काम जो है मैंने आपसे जो एमपी लैब्स के गाइडलाइंस हैं उनमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। आप पूरा साल के पैसे अब यहाँ खड़े खड़े हम इनको ऐसे करें, ये हो नहीं पाएगा। फिलहाल आगे क्यों आपने इस एक सुनीता को मैंने एमपी लैंड का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस साल का पैसा आपको जल्दी खत्म करना है। इस साल के पैसे में आपको कैंसर पेशेंट वगैरह नहीं ढूंढने होंगे। इस साल आप एमपी लैंड का पैसा इस्तेमाल कर लो, आगे जाके जब आपका तजुर्बा होगा, अगर उस तजुर्बे के बाद इसमें कहीं तब्दीली लाने की जरूरत है, मैं आप लोगों के साथ बैठ के इसमें तब्दीली लाऊंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक, अब स्पीकर साहब इस मौके पे अपने डिपार्टमेंट के तमाम अफसरों का, स्टाफ का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेहनत की इन कट मोशंस के जवाब को तैयार करने में। यकीन करें, पहले तो जब कागजी फाइल होते थे पता नहीं चलता था कि उस फाइल पर दस्तखत कितने बजे हुआ। ये अच्छी बात है जो हमने इनहेरिट किया, ये हमने लाया नहीं। ये जो ई फाइलिंग का सिस्टम, मैंने अपनी तकरीर में उसका जिक्र किया नहीं, लेकिन ये ई फाइलिंग का जो रेवोल्यूशन यहाँ जम्मू कश्मीर में आया है, ये एक अच्छी बात है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। आज फाइलों पे वक्त का स्टैंप लगा हुआ है। आप यकीन करें स्पीकर साहब, मेरे कट मोशंस के फाइलों का जवाब जब मैं सहरी के लिए उठा, शायद उस पर आखिरी टाइम स्टैम्प कोई 4:45 बजे सुबह
मेरे अफसरों ने उसके वो सिग्नेचर करके मेरे पास भेजे मंजूरी के लिए। मतलब ये कि रात भर ये लोग बैठे रहे, रात भर असेंबली सेक्रेटेरिएट के लोगों ने काम किया। मैं उनकी मेहनत का बेहद शुक्रगुजार हूँ। यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स जिन्होंने कट मोशन के तहत कुछ जानकारी हमें भी दिलवाई, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। जो ऑनरेबल मेंबर्स ने डिस्कशन में हिस्सा लिया, जो उन्होंने मैंने एक का यहाँ पे उनकी तकरीरों की पॉइंट्स मैंने नोट किए। जहाँ जहाँ हमें उन पर अमल करना होगा करेंगे। अगर मुझसे कोई बात रह गई हो या कोई बात आप मुझ तक पहुँचाना चाहें, मेहरबानी करके रिटर्न में भेज दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। लेकिन इस मौके पर मैं आप तमाम ऑनरेबल मेंबर्स से गुजारिश करूँगा कि जो कट मोशन उन्होंने मूव किए वो विड्रॉ करें। जो कंट्रीब्यूशन मिली थी वो 19 मेंबरों की तरफ से मिली, 19 मेंबर, जिसमें से सजा मोहन साहब यहाँ नहीं है। उसके बाद उसका मतलब है कि 18 मेंबर, 18 कंट्रीब्यूशन मिली है। क्या मैं ये समझूं कि ये 18 मेंबरान जो हैं, मैं नाम उनके पढ़ूं: श्री बलवंत सिंह मनकोटिया, श्री पवन कुमार गुप्ता, श्री शक्तिराज पायला, रणवीर सिंह पठानिया, देवेंद्र कुमार मलिया, विक्रम रंधावा, मीर मोहम्मद फयाज, शेख रशीद अहमद, मिस्टर रफीक अहमद नायक, श्री कुलदीप राय दूधी, मिस्टर वहीदुर रहमान फरा, श्री अरविंद गुप्ता, श्री राजीव कुमार भगत, श्री सतीश शर्मा, ठाकुर रणदीप सिंह, श्री दर्शन कुमार, श्री बालदेव राय शर्मा और मिस्टर शबीर अहमद गुली। क्या ये ऑनरेबल मेंबरान अपनी कट मोशन को वापस लेना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, जो ऑनरेबल मेंबरान इस बात के हक में है कि ये अपनी कट मोशन वापस ले, वो हाँ कहें। कट मोशन वापस लेने की इजाजत दे दीजिए। अब मैं मुतालबा इंतजार नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 19, 20, 24, 31 और 35 पर वोट दूंगा। अब सवाल ये है कि 21 मार्च 2024 को खत्म होने वाले माली साल के दौरान मुतालबा इंतजार नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 19, 20, 24, 31 और 35 जो प्रपोज किए गए हैं कि नस्बत अखराजात को पूरा करने के लिए और हुकुम जो फिर में मंदरज हुकुम से तजावुज न करे, हुकूमत को अता किए जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हक को वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ को ना कहें। मुतालबा इंतजार नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 19, 20, 24, 31 और 35 पास हुए। अब मैं जिमनी मुतालबा इंतजार नंबर 1, 8, 10, 12, 18, 19, 24, 29, 30, 35, 35 और 36 पर वोट करें। अब सवाल यह है कि ज़मीनी मुतालबा इंतजाम नंबर 1, 8, 10, 12, 18, 19, 24, 29, 30, 35, 35 और 36 जो प्रपोज किए गए हैं कि नस्बत अखराजात को पूरा करने के लिए वो हुकुम जो इस्तेकार को मंदरज हुकुम से तजावुज न करे, हुकूमत को अता किए जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हक में वो हाँ कहें, जो खिलाफ वो ना कहें। ज़मीनी मुतालबा इंतजार नंबर 1, 8, 10, 12, 18, 19, 24, 29, 30, 32, 33 और 36 पास। इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है। अब हम हुए थे 22 मार्च बरोज शनिचरवार सुबह 10 बजे फिर इसी जगह मिलेंगे।